जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? आप खैरियत से हैं? डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब भावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने बड़ी मेहरबानी की, ये मेरे पास तशरीफ़ लाए। आप यकीन करें कि पिछले 3 घंटों से मैं इनके साथ हूँ। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी की सोबत जो होती है वो बहुत ही कीमती होती है जी। और डॉक्टर साहब की 3-4 ऐसी खसूसियात हैं जो ज़ाहिर है आप जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये है कि बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, यानी महसूस नहीं होता कि सिर्फ डॉक्टर है मेडिकल, यानी बाकायदा प्रॉपर फिलोसफिकल रिलीजन के बारे में इनका मुतालिया, फिर हिस्ट्री के बारे में इनका मुतालिया, फिर समाजियात के बारे में इनका मुतालिया, फिर मैशत के बारे में इनका मुतालिया हैरान कुन है। दूसरा, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि बेइंतहा एनर्जी। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जिनकी उम्र 60-70 साल के करीब हो और उनके अंदर एनर्जी हो इतनी ज़्यादा, तो ऐसे लगता है कि एनर्जी से भरे हुए हैं, एक एटॉमिक रिएक्टर आए हैं बिल्कुल। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो है, आखिरी नहीं, मैं माजूद चाहता हूँ, तीसरी चीज़, क्योंकि और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तीसरी जो चीज़ है कि डॉक्टर साहब बहुत पॉजिटिव आदमी है और हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव होना वाकई बहुत बड़े एजाज़ की बात है और बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब के पास जब भी आप बैठते हैं तो आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि बंदे की जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बहुत वेलकम सर। बड़ी मेहरबानी। अब उसूली तौर पर मुझे अब आपकी तारीफ करनी चाहिए। यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। लेकिन यह है कि आपके बारे में लोगों को पहले ही इतना पता है, तो लिहाजा मैं उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकूंगा। अलबत्ता मुख्तसर ये बताता हूँ कि जावेद साहब से हमारी न्याजमंदी है। पहले मैंने इनके प्रोग्राम में भी 1-2 दफ़ा शिरकत की और हमारे फ़ोन पर रब्ता रहता है, लेकिन बड़े अरसे से ये तशनगी थी कि मैं इनके साथ हूँ, तो अल्लाह ने मौका दिया। मैं एक्चुअली एक सफ़र पे इकट्ठे जा रहे हैं, तो 1-2 दिन जो है मैं इंशाल्लाह फ़ायदा उठाऊंगा। इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद जा रहे हैं जी। और रीड फाउंडेशन का एक फंक्शन है जी हाँ, और हम दोनों रीड फाउंडेशन के साथ काम करते हैं। डॉक्टर साहब तो है प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम करते हैं, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका, और मैं एक हम्बल सा कंट्रीब्यूशन है रीड फाउंडेशन का। वाकई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं। 400 के करीब उन्होंने स्कूल बना दिए हैं पाकिस्तान में, और जो महमूद साहब हैं जो चेयरमैन, उनके कमाल इंसान है, मेरा ख्याल फरिश्ता है, और हम सबको उनके हाथ चूमने चाहिए। इतना शानदार आदमी। 25,000 रुपये से एक आदमी ने कराची के अंदर एक स्कूल स्टार्ट किया है, एक कमरे के अंदर, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और रीड फाउंडेशन का एक मेरे ऊपर एहसान भी है कि उन्होंने मेरे गांव में भी स्कूल बनाया। हमारे वाले साहब जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने कहा मुझे मेरे गांव में दफन करना है, तो हम सारे मूव कर गए थे गांव से। डॉक्टर साहब यहाँ आ गए थे इस्लामाबाद। अच्छा। फिर हमें जब उनकी मैयत लेके गए तो पता चला कि उनकी जितनी ज़मीन और जायदाद थी अब्बा जी ने सब तकसीम कर दी थी लोगों में। सिर्फ एक 17 कनाल का उन्होंने एक प्लॉट रखा हुआ था। हमें समझ नहीं आई कि उन्होंने ये जगह क्यों रखी हुई है, और सड़क के बिल्कुल करीब। तो फिर मेरे ज़हन में आइडिया आया कि क्योंकि उस गाँव का यही कंट्रीब्यूशन है कि मैं वहाँ से निकला और मैंने तालीम हासिल की और आगे बढ़ा, तो मैंने सोचा कि उस गांव के लोग जो हैं उनको तालीम हासिल मिलनी चाहिए। तो फिर हमने ज़मीन कंट्रीब्यूट की। फिर इसके साथ कनाडा में हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि इनके डोनर हैं रीड फाउंडेशन के, उन्होंने उसको फाइनेंस किया। अब वो स्कूल बन गया और स्कूल माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है। डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। आपने महमूद साहब का जिक्र किया ना, एक वाकया शायद जो आपके इल्म में हो सकता हो, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए बड़ा अहम होगा कि जब रीड फाउंडेशन का पहला स्कूल हुआ ना, तो मुझे एक साहब ने बताया जो उसमें मौजूद थे, तो वहां जब ये आए तो वो थोड़े से स्टूडेंट थे, 25,000 से, और एक उस्ताद से शुरू किया, एक कमरे से। तो महमूद साहब ने ये कहा कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब कम से कम 1 लाख स्टूडेंट तो यहाँ होंगे। वाह वाह। अच्छा, इस बात के 10 साल के बाद वो वक्त आ गया कि जब 1,18,000 स्टूडेंट थे माशाल्लाह, और महमूद साहब को फिर बुलाया गया। जब वहां बुलाया गया तो उन्होंने कहा देखें कितना अल्लाह का शुक्र है। तो एक साहब ने एक पॉइंट आउट की एक बात, उसने कहा महमूद साहब 10 साल पहले जब आप आए थे तो आपने 1 लाख का कहा, तो आपने ये ही स्वेटर पहना हुआ था। वाह वाह, जो आपने अब पहना हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो महमूद साहब ने आगे से जो बात की वो बात बड़ी जबरदस्त थी, मेरे दिल पे बड़ी लगी। उन्होंने ये कहा कि देखो यार, बात यह है कि चीजों के बारे में ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर तो स्वेटर का मकसद सर्दी रोकना है, फिर तो ये स्वेटर पिछले 10 साल से सर्दी रोक रहा है। लेकिन अगर इसका कोई ऑब्जेक्टिव कोई और है तो फिर बंदे को और खरीद लेना। बड़ी बात। तो ऐसे लोगों की एक्चुअली वो बुनियाद के पत्थर ये लोग होते हैं। देखिए, वो इंटेलिजेंस कहते हैं ना, जो ये बेसिकली तो आइंस्टाइन ने एक डेफिनेशन दी थी, उसने कहा 5 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं, उसके 5 दर्जे हैं। बिल्कुल सही। जो पहला दर्जा है ना, वो उसको कहते हैं स्मार्ट, कि जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि दूसरों से बेहतर हो गए हैं सारे। और दूसरे होते हैं इंटेलिजेंट, यानी स्मार्ट के बाद जो इंटेलिजेंट है ना, वो फिर एक दर्जा और आगे चले जाते हैं। और उसके बाद आते हैं ब्रिलियंट, कि इसका मतलब जब आप ब्रिलियंट किसी बंदे को स्टेज पे पहुंचते हैं तो इसका मतलब है आपकी 3rd स्टेज होगी।
और जो उसके बाद है उसको कहते हैं जीनियस, चौथे नंबर पर तो जीनियस। जीनियस। और जो आखिरी है यानी उसके आगे इंटेलिजेंस नहीं है, उसको कहते हैं सिंपल। आहा, सिंपलिसिटी जो है ना डॉक्टर साहब, वाह जी वाह, वाह। सबसे बड़ी इंटेलिजेंस होती है। और इसीलिए दुनिया के सारे जो बड़े लोग हैं सारे सिंपल थे। उसकी वजह यह है कि वो इन सारे स्टेजेस से आगे निकल गए थे। उनमें से ना किसी को टोपी का इशू था, ना किसी को कपड़े का इशू था, ना किसी को जूते का इशू था, ना गाड़ी का इशू था, ना मकान का इशू था, ना खूबसूरत बेगमात का इशू था, ना पैसे, किसी चीज़ का कोई इशू नहीं था। वो लीडर हों, वो रिलीजियस लीडर हों, वो बाबे हों, वो साइंसदान हो, वो राइटर हो, किसी को देख लें, सिंपल, वेरी सिंपल। और ये बड़े आदमी की ये मुझे ये जावेद भाई ये बात किसी ने जो सिखाई ना आपकी इस बात की कंटिन्यूएशन में, कि उन्होंने कहा कि हम कहते हैं लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो जरा बड़ा हो। अच्छा, शुगर एक्स्ट्रा शुगर, जिसमें शुगर ज्यादा हो। सही बात। हम कहते हैं ऑर्डिनरी, फिर हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है जिसमें ऑर्डिनरीनेस ज्यादा है। वाह वाह वाह, ये तो यानी जो ऑर्डिनरी से ज्यादा ऑर्डिनरी होगा दैट विल मेक यू ऑर्डिनरी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं शायरी भी करता हूँ, तो एक मेरा शेर है कि छोटे होने में है बड़ा होना। वाह जी वाह। बल्कि मैं पूरी गजल सुनाता हूँ कि जो खामोशी दिल की सत्र पोशी है। वाह जी वाह। खामोशी दिल की सत्र पोशी है, बोलना बेलिबास होना है। वाह वाह वाह, बहुत छोटा होना ही है बड़ा होना, आम होना ही खास होना है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और तू नहीं है तो याद है तेरी, वाह, दूर होना ही पास होना। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। याद तो ज्यादा करीब होती है याद तो यहाँ होती है। और इसी तरह अब चूंकि हम ना एक बिल्कुल इनफॉर्मल गाड़ी पे जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो हमारे दोस्त इसको एडिट करना हो तो एडिट कर लेंगे। ये जब हमने इंटेलिजेंस की बात की थी ना, एक थियरी है जो मैं आजकल तमाम वर्कशॉपों में, अभी पिछले दिनों मैं इंग्लैंड गया था तो वहां भी मैंने तकरीबन तमाम नौजवानों के साथ ये बात शेयर की कि आज तक इंसानियत ये समझती रही है कि इंटेलिजेंस जो जहानत है उसका ताल्लुक थॉट से है। ठीक, थॉट से ना जी। बिल्कुल। एक ख्याल आया, उस ख्याल की खूबसूरती, उसकी बनावट, उसके अंदर से आउट ऑफ बॉक्स निकलना, ठीक है, इसकी वजह से जो चीज डेवलप हुई, जो एबिलिटी डेवलप हुई, उसका नाम इंटेलिजेंस। अच्छा, जो इंटेलिजेंस है इसको वेरीफाई करने का जो तरीका है वो साइंस ने बताया है एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट से हो गया वो बॉडी ऑफ नॉलेज में चला गया, वो साइंस बन गया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये हुआ है कि चैट जीपीटी ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये वाला काम कि डेटा आए और पास्ट से एक्सपीरियंस लिया जाए जो इंसान करता है, और फ्यूचर से लिया जाए, इनको मिला के एक आउटपुट दे दे। ये काम अब इंसानों से ज्यादा मशीन कर रही है और आगे निकल गई इसमें। और पहली दफा इंसानियत को ये बात समझ में आई है कि इंटेलिजेंस की फर्स्ट लेयर के नीचे एक इंटेलिजेंस की सेकंड लेयर भी है। बिल्कुल सही। जिस तरीके से पहली लेयर की बेस थॉट है, दूसरी लेयर की थॉट की बेस इंट्यूजन है। इंट्यूशन है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इंट्यूजन जो है वो थॉट से सुपीरियर लेवल है, क्योंकि थॉट के बगैर इंट्यूजन हो नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से थॉट की बुनियाद पर जो कंक्लूड किया जा रहा है उसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया जा सकता है, जो इंट्यूजन की वजह से बनेगा उसको हम एक्सपीरियंस से वेरीफाई कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंट्यूशन होगी ना तो फिर थॉट है, फिर एक्सपीरियंस होगा, लिहाजा पहली अब ये जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा रिलीजियस फिलोसोफर्स की कि इस अपॉर्चुनिटी को हिस्सा लेके पूरी दुनिया को बता सकें कि जो वही का इल्म है और जो रिलीजन है वो एक्चुअली एड्रेस ही इंट्यूजन को करता है, वो अंदर से निकला है जी। हाँ, तो लिहाजा पहली दफा मौका मिला है तमाम दुनिया को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट ऑफ इस्लाम वाली जो अल्लामा इकबाल की थ्योरी है उसको वेरीफाई करने। तो आपने थॉट की बात की तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये पहली दफा मौका मिला है कि हम आज मजहब को साइंस की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इंसान का जो माइंड है ना, ये बड़ा यूनिक सी चीज है। वो कहते हैं अनलिमिटेड चीजें तीन है दुनिया में जी। एक तो कायनात है, हाँ, अनलिमिटेड है, इसकी लिमिटलेस है। दूसरा इंसानी ब्रेन लिमिटलेस है और इसकी समझ नहीं आ रही कि इसकी हदें कहाँ तक जाके खत्म होंगी, क्योंकि आज तक तो उसकी हद को देख नहीं सका। और तीसरी वो मशीन है जो इंसान ने बनाई है, उसको कंप्यूटर कहते हैं अनलिमिटेड है। अब देखें ना, ये जो चैट जीपीटी है, अब ये क्या चीज है, वो भी तो इंसान ने क्रिएट की है। अब देखें अनलिमिटेड है,
उसने कमाल ही कर दिया था। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने पिछले दिनों डॉक्टर साहब मैंने ना उस पे चैट करना शुरू किया। अच्छा जी। क्वेश्चन ये किया कि व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। आप यकीन करें कि उसने सेकंड्स के अंदर वो सारे 14-15 प्रॉब्लम्स बता दिए। पहला उसने कहा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान को पॉपुलेशन। दूसरा उन्होंने कहा अनस्किल्ड लेबर, कि आप अनस्किल्ड हो गए। फिर उसके अंदर उसने कहा कि ये जो टेररिज्म है सर, यानी 14 के 14 वो पॉइंट्स हैं जो हम रोज डिस्कस करते रहते हैं। उसने फौरन फिर मैंने कहा सोल्यूशन क्या है, उसने सोल्यूशन दे दी सर। फिर उसे कहा कि इसके मॉडल्स कौन कौन से, उसने मुल्क बता दिए कि कौन कौन से मुल्कों ने किए। मैंने कहा लो जी। तो हम जो है ना बड़े बड़े ब्रेन यहाँ पे बैठ के सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान का मसला क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैट करना शुरू करें, चैट जीपीटी जाए और वहां से आपको हर चीज मिल जाएगी। बस अब ये जो खतरनाक बात है ना जावेद भाई, वो ये है कि पता नहीं ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कहीं इतनी ज्यादा सुप्रीम पावर ना इख्तियार कर ले इंसानों को गुलाम बना ले, नहीं जिससे इंसान होना इंसान का कंप्रोमाइज हो जाए। यानी गुलाम तो क्या, लेकिन इंसान का इंसान होना कंप्रोमाइज होने का बहुत ज्यादा खतरा है इसमें। सर इंसान का कमाल ये है ना कि तख्लीक करता है। मसलन ये जो चैट जीपीटी है ना, ये भी इंसान ने बनाई है। ये इंसान का कमाल। जिस दिन मशीन अपने आप को बना लेगी ना, उस वक्त आप समझें कि इंसान की बस सुप्रीमेसी खत्म। जी जी। फिर मशीन है और जब तक वो नहीं है उस वक्त तक इंसान। अच्छा, लेकिन ये सवाल ना बड़ा पूछा गया है कि भाई मशीन जो है उसके अंदर तो ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक फिलॉसफी डेवलप करके कर सके, कोई रिलीजन क्रिएट नहीं कर। अच्छा, इसका ना बड़ा जबरदस्त जवाब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो कि जाहिर है मैंने सीखा ही है, मेरा अपना इंडिजिनस तो नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चैट जीपीटी का कोई मजहब नहीं है, इसका कोई अकीदा नहीं है, ये किसी से बायस नहीं है, ठीक है, इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी में एक बड़ी खुसूसियत है कि ये ह्यूमन वीकनेस को फौरन पकड़ आइडेंटिफाई कर। लिहाजा आपने अगर जहाज के लैंड होने की वीडियो देखी और उसके बाद फिर एक और जहाज के लैंड होने की वीडियो देखी, तो चैट जीपीटी को पता लग जाएगा कि जावेद साहब को जहाज के चैट वीडियो पसंद है। अच्छा, एक सिंपल सी मिसाल है, लिहाजा वो आपको वही दिखाना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक, वो माइंड रीड कर, यानी ह्यूमंस। लिहाजा अब चैट जीपीटी जाके जावेद इकबाल को कत्ल नहीं कर सकती, लेकिन जावेद इकबाल एक और ह्यूमन की ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके एक और बंदे से मुझे कत्ल करा सकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये वो खतरा है जिसके लिए कुछ ना कुछ तदारुक मेंटली तैयार कर सकते हैं किसी और को कि ये बड़ा खतरनाक आदमी आप लोगों के लिए, इसको पकड़ लें, एक आइडिया बना, इसको फारग करें। और एक और इस सिलसिले में अहम बात है कि आज तक जितने मजहब के लोग हैं वो ये कहते रहे हैं कि मजहब इंसान की तख्लीक नहीं है, ठीक, अल्लाह की तख्लीक, यानी मजहब एक गैर इंसानी तख्लीक है। बिल्कुल सही। और चैट जीपीटी एक गैर इंसानी गैर मरी चीज है। पहली दफा चैट जीपीटी एक मजहब बना सकती है। बिल्कुल सही। इमेजिन करें ये बगैर सरहदों के मुल्क बना सकती है, नई कम्युनिटी क्रिएट कर सकती है, नया मजहब क्रिएट कर सकती है, नई सोशल नॉर्म्स बना सकती है, नई अखलाकियात पूरी डेवलप कर सकती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक ऐसा फेज है ना जिसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं, ये तो कमाल ही हो गया जी। लेकिन डॉक्टर साहब इससे जो इंसानी हिस्ट्री है ना वो बड़ी मजेदार है जी। अगर उन पे आप जाके देखें ना जी, तो आपको महसूस होता है कि पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो गया भाई। इसको फिफ्थ एक्सटेंशन ऑफ लाइफ कहते हैं, कि वो कहते हैं 4 बार पहले जिंदगी खत्म हो चुकी है यहाँ से। अच्छा। तो उसके बाद 5वीं है, बल्कि आप उसको गूगल करेंगे ना जी तो आपको पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि माजी के अंदर कौन कौन सी सिविलाइजेशन बनी और खत्म होगी टोटल। पिछले दिनों ने एक नई एक इनकलाब आया इसमें रिसर्च में जी, एक नई चीज पता लगी, उसको कहते हैं राइजिंग स्टार केव्स। तो साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ केव्स निकले जिसमें जो हमसे पहले ह्यूमन से पहले जो एक मखलूक थी, ह्यूमन जिसको कहते हैं जी, तो वो जिसका ब्रेन कम था, यानी हमसे हाफ ब्रेन था वो जी। और चिंपैंजी से बेहतर था और ह्यूमन से बहुत लेस था, उसके मिड में था, कद भी उसका छोटा था, एज भी उसकी कम थी जी। बस वो हुलिया उसका थोड़ा सा इंसान से मिलता जुलता था, चिंपैंजी से ऊपर चला गया जी। तो उस केव के अंदर जाके पता ही चला कि वो जो ह्यूमन्स थे वो बाकायदा अपने मुर्दों को दफन करते थे। तो ये एक सिविलाइजेशन में एक हैरानकुन किस्म का इंकशाफ है कि आज से 2.5 लाख साल पहले जो एक मखलूक यहाँ पे थी वो बाकायदा अपने मुर्दे दफन करती थी। लिहाजा इंसान पहला आदमी नहीं है कि जिसने अपना मुर्दा दफन करना शुरू किया। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह मैं पीछे तो नहीं पढ़ रहा था कि इंसान का ब्रेन बड़ा कैसे हुआ ये, और उसके बारे में बड़ी मजेदार रिसर्च है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि सबसे पहले जब हमने गोश्त खाना शुरू किया ना इंसान ने, तो इंसान हजम नहीं कर पाता था, जाहिर है उसको,
तो उसको च्यो करने में 4 घंटे लग जाते थे उसको। तो उससे ही हो गया, हमारे जबड़े तो मजबूत हो गए सारे, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो छोटा रह गया। कि उसकी वजह ये कि सारा दिन तो हम खाना खाने के चक्कर में रहते थे, क्योंकि एक बोटी ली, थोड़ा सा पीस काटा कच्चा गोश्त और उसको खाते रहे, और उसको च्यू करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता, तो उसमें बड़ा ही वक्त ज़ाया हो जाता था। और उस वक्त जो थे ना, हम हंटर नहीं थे, हमें हंट किया जाता था, हमें कुछ जानवर आके हमें कुत्ता भी खा जाता था। तो अब उसके बाद इंसान ने आग दरियाफ्त कर ली। यूं ही आग दरियाफ्त की तो हमें 2 चीज़ों का पता चला। पहला पता ये चला कि सारे जानवर आग से डरते हैं, तो हमने कहा कि अब आग को एज ए वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। तो हम हंट से हंटर हो गए, कि उससे पहले तो हमें शिकार किया जाता था, हमने अब जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिया। एक तब्दीली ये आई, और दूसरी तब्दीली ये आई कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा था। जब हमारे पास टाइम बढ़ गया तो फिर थिंकिंग प्रोसेस बढ़ गया हमारा, तो फिर हमारा ब्रेन बड़ा होना शुरू हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये युवाल नोवा ने ना जो उसकी सैपियन किताब है ना, उसमें इसमें आपने जो बात कही है ना, इसी की फर्दर उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है। उसने ये कहा कि ये इंसान की जो इंटेस्टाइन थी ना, वो 20 फुट से बहुत ज्यादा थी। ठीक। अच्छा, और जब डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर हुई तो उसकी वजह से वो गोश्त नरम होना शुरू हो गया। तो जो च्यूइंग टाइम था वो 18 घंटे से 4 घंटे हो गया। अच्छा, जिसकी वजह से जब हजम होने वाली गई तो एवोल्यूशनरी वे में इंटेस्टाइन को इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब इंटेस्टाइन श्रिंक हुई तो वो ब्लड जो इंटेस्टाइन में जाता था वो ब्रेन में क्या, वो तो उससे हमारा 4 ब्रेन डेवलप हुआ। 4 ब्रेन जो कि एक्चुअली हमारा जो इंसान का नहीं, जो इंसान पना है, क्योंकि बाकी जो बेसिक चीज है ना, जो मैं सांस ले रहा हूँ तो मुर्गी भी सांस ले रही है, बिल्कुल सही बात। तो वो जो मिड ब्रेन है और जो हमारा पीछे वाला सेरिबेलम है, वो तो सबका कॉमन है। ठीक है। लेकिन और यानी जो सेरिबेलम है वो उनका है जो अपराइट हो सकते हैं, बाकी सबका कॉमन है। लेकिन ये जो 4 ब्रेन है ना, जो हमें इमेजिनेशन देता है, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्पेशल कहते हैं, स्पेचुअल लिखते हैं, स्पेशल बोलते हैं जी, यानी वो जो प्री फ्रंटल गायरस कहते हैं। तो वो जैसे आप कह रहे हैं ना, वो बना ही इस वजह से है कि डोमेस्टिकेशन, क्योंकि जाहिर है हमारे पास हो जाता। अच्छा, इसमें ना एक और डॉक्टर साहब बड़ा मजे का वाकया है, एक जिसने भी खासा मेरा ख्याल है जो ब्रेन साइंसेस के लोग हैं उनको हिला के रखती है। अमेरिका के अंदर ना एक ये जो चट्टानें होती है ना, पूरी दुनिया में होती है, उसको तोड़ने के लिए ना उसके अंदर बारूद भरते हैं, आपने देखा होगा सारा। अच्छा, वो बारूद भर के ना तो उसको फिर दूर चले जाते हैं, फिर डायनामाइट से लगाते हैं जिसको, ठा की आवाज आती है तो चट्टान टूट जाती है। पत्थर तोड़ने के लिए अमूमन यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जी। तो वहां पे ना एक चट्टान के लिए ना उन्होंने इस तरह किया कि पहले ड्रिल करने के बाद उसके अंदर बारूद भरा। अब उसकी साइंस ये होती है कि जब बारूद भर दिया जाता है ना, फिर उसके अंदर रेत डाली जाती है, और रेत डाल के ना उसको ताकि थोड़ा सा एक बफर सा क्रिएट करते हैं उसके साथ, फिर उसके अंदर एक रॉड रखा जाता है लोहे का। अब अगर फर्ज करें कि रेत नहीं भरेंगे तो अगर बारूद के साथ डायरेक्ट रॉड लगाएंगे ना तो स्पार्क हो सकता है, स्पार्क हो जाता है तो बंदा साथ ही उड़ जाता है। तो उसको स्पार्क को रोकने के लिए ना रेत भरी जाती है, फिर रॉड रखा जाता है, फिर वो दूर जाके ना फिर उसको स्पार्क करते हैं, तो उसके बाद वो धमाका होता है। तो वो गलती से वो जो बारूद भरा गया तो उसके अंदर वो रेत भरनी भूल गया। तो एक बंदा जिसने उसके अंदर रॉड रखना था, उसने ऐसा कि डॉक्टर साहब जब रॉड रखा ना तो पत्थर के साथ टकराया तो स्पार्क हो गया। जब स्पार्क हुआ तो वो फट गया, जब फटा ना तो रॉड जो ना उसके यहाँ लगा और यहाँ ब्रेन से बाहर निकल गया। अच्छा, और वो सर्वाइव कर गया, लेकिन बच गया, मरा नहीं। अच्छा, जब उसको ज़ाहिर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, सर्जरी हुई, जैसे आप जैसे सर्जन हैं, तो उन्होंने जब उसका दिमाग मुंह जोड़ दिया, अब आराम से वो रिकवर कर गया। रिकवर किया तो उसके बाद पता ये चला कि ये इमोशनलेस हो गया। इसका जो ब्रेन का जो वो हिस्सा जो इमोशंस को डील करता था वो उड़ गया सारे काम। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि जब इमोशंस कहते हैं, एक लॉजिक्स होते हैं, एक इमोशंस होते हैं, कि हम ये कहते हैं कि इमोशंस जो हैं लॉजिक के मुकाबला करते रहते हैं, लॉजिक्स जो हैं वो इमोशन से लड़ते रहते हैं, ऐसे ही है ना सर। तो अब होना ये चाहिए था कि वो इमोशनलेस हो गया तो अब उसके लॉजिक्स मजबूत होने चाहिए थे, लेकिन वो पता चला कि वो इलॉजिकल हो गया। उसके साथ उस लॉजिक्स तो बिल्कुल है ही नहीं उसके अंदर जी। तो ये एक नई चीज पता चली कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो ही हमारे लॉजिक्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसमें जब थोड़ी सी मजीद रिसर्च हुई तो ये पता चला कि जब हम इमोशनल होते हैं तो ब्लड सप्लाई हमारी ब्रेन को ज्यादा जाती है, और जब ब्लड सप्लाई ज्यादा जाती है तो उसके बाद हम ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। तो हर आदमी जो इमोशनल होता है थोड़ी देर बाद ज्यादा लॉजिकल हो जाता है।